हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि आपके मटेरियल या पदार्थ हैं वो 3 टाइप के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और ये बताया था इनकी प्रतिरोधकता या चालकता किस रेंज में होती है। उसी चैप्टर में हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध या युक्तियाँ, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और डिवाइसेज। ठीक, अब इसमें आपके जो प्रतिरोध होते हैं या जो युक्तियाँ डिवाइसेज होती हैं उनको 2 कैटेगरियों में बांटा गया है, एक ओमिक अर्थात ओमीय और एक अनओमीय है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओमीय या रेखीय प्रतिरोध या युक्ति क्या होती है। इसे प्रतिरोध भी कह सकते हैं और डिवाइस युक्ति भी कह सकते हैं। ठीक, ओमीय या रेखीय। देखिए, हमने ओम का नियम पढ़ा था। क्या है ओम का नियम? कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप आदि नियत रहे तो चालक के सिरों का विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I तथा V और I में ग्राफ क्या आता है? सीधी रेखा। यह है ओम का नियम। तो यदि कोई आपका प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है या कोई युक्ति या डिवाइस उपकरण जो है ओम के नियम का पालन करता है तो उसे हम ओमीय प्रतिरोध या रेखीय प्रतिरोध या युक्ति कहते हैं। युक्ति डिवाइस हो तो ओमीय युक्ति या रेखीय युक्ति। अब रेखीय वर्ड क्यों आया है? क्योंकि यहाँ V और I में ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो जिन डिवाइसेज के लिए या जिन प्रतिरोध के लिए धारा और विभवांतर का ग्राफ सरल रेखा हो या वो जो ओम के नियम का पालन करे उन्हें क्या कहेंगे? ओमीय या रेखीय प्रतिरोध या युक्ति। इनके लिए क्या होगा? इनके लिए ग्राफ इस तरह से होगा कि यदि हम इस अक्ष पर क्या ले लें? विभवांतर, यहाँ क्या ले लें? धारा। तो ग्राफ एक सरल रेखा होना चाहिए, सीधी रेखा। ग्राफ कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसलिए ये सरल रेखा है, इसलिए रेखीय है। तो आप परिभाषा क्या है? ऐसे प्रतिरोध या युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात जिनके लिए विभवांतर और धारा में ग्राफ एक सरल रेखा आता है, उन्हें ओमीय या रेखीय प्रतिरोध या युक्ति कहते हैं। उदाहरण है आपका जितने भी धातु चालक अल्प विभवांतर पर, ज्यादा विभवांतर नहीं चाहिए, कम विभवांतर पर धात्विक चालक ओमीय प्रतिरोध होते हैं या रेखीय युक्तियां होती हैं। तो ये तो हो गया आपके ओमीय प्रतिरोध या युक्ति। और जो दूसरे टाइप का होता है उसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, वो होते हैं आपके अनओमीय या अरेखीय प्रतिरोध या युक्ति। नॉन ओमिक और नॉन लीनियर दोनों नाम बोल सकते हैं आप। नॉन ओमिक अनोमीय बोल सकते हो या अरेखीय, और प्रतिरोध भी कह सकते हो या युक्ति भी। तो ये क्या होते हैं? ऐसे प्रतिरोध या ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अर्थात जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनओमीय या अरेखीय प्रतिरोध या युक्ति कहते हैं। तो ये तो क्या होगी इनकी परिभाषा? क्या है परिभाषा? कि वे प्रतिरोध या वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके लिए विभवांतर और धारा में ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध या रेखीय प्रतिरोध, अरेखीय प्रतिरोध या युक्तियां कहते हैं। अब इसके उदाहरण देते हैं। अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण नंबर 5, उच्च विभवांतर पर धात्विक चालक, मेटलिक कंडक्ट, धात्विक चालक अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। अनओमीय प्रतिरोध होते हैं कब? उच्च विभवांतर। अल्प विभवांतर है तो V और I में ग्राफ सरल रेखा होगा। लेकिन होता क्या है, देखो बच्चों, कि यदि हम यहाँ पर क्या लें?
विभवांतर और यहाँ क्या लें धारा। तो आपके शुरू में तो आपका जब विभवांतर कम है तो V और I में ग्राफ आपका क्या होगा, आप देखो O से A बिंदु तक ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा रहता है। तो यहाँ ओम के नियम का पालन हो रहा है, अतः अल्प विभवांतर पर धात्विक चालक क्या होंगे, ओमीय प्रतिरोध। लेकिन जब विभवांतर ज्यादा बढ़ाएंगे, जब विभवांतर ज्यादा बढ़ेगा तो परिपथ में धारा बढ़ती है और तार गर्म होने लगता है। क्या होता है, धात्विक चालक तार गर्म होने लगता है। और कल हमने पढ़ाया था यदि ताप बढ़ता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कंपन बढ़ते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कंपन बढ़ने से उनकी जालक में क्या होगी, टक्कर होगी, उससे माध्य विश्रांति काल घट जाएगा, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, तो यदि विभवांतर उच्च होता है तो चालक तार गर्म होने के कारण चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ने लगता है। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, नियत, लेकिन प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं रहता है, कारण तार गर्म होने लग गया, और जब तार गर्म होने लग गया तो प्रतिरोध बढ़ने लग गया। तो प्रतिरोध बढ़ने पर विभवांतर के अनुपात में धारा नहीं बढ़ती, विभवांतर धारा की तुलना में अधिक बढ़ता है। और आपका ग्राफ देखिए, ग्राफ सीधा न होकर ग्राफ यूं ऐसे मुड़ जाता, ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था तो ऐसे नहीं गया और इस तरह चला गया। आपका OA B की तरफ जाकर OAC हो गया, तो ये आपका वास्तविक ग्राफ है, ऐसा हो जाता है ग्राफ। समझ में आ गया। तो O से A तक तो ओम के नियम का पालन हो रहा है, और A से C के बाद ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि विभवांतर धारा की तुलना में अधिक बढ़ गया, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने से धारा उस अनुपात में नहीं बढ़ी। तो आपका AC भाग में कि जो चालक कैसा होगा, अनोमीय। तो आपसे पूछे धात्विक चालक ओमीय होते का अनोमीय, दोनों। कम विभवांतर है तो धात्विक चालक ओमीय प्रतिरोध है, और उच्च विभवांतर है तो धात्विक चालक अनओमीय होते हैं। उच्च विभवांतर पर धात्विक चालक अनओमीय क्यों हो जाते हैं, या ओम के नियम का पालन क्यों नहीं करते, क्योंकि उच्च विभवांतर पर चालक तार गर्म होने के कारण उसका प्रतिरोध नियत नहीं होता, प्रतिरोध बढ़ने लगता है, और ग्राफ सरल रेखा न होकर वक्र हो जाता है, घूम जाता है। तो पहला उदाहरण क्या हो गया, उच्च विभवांतर पर धात्विक चालक क्या होंगे, अनओमीय प्रतिरोध होंगे। और ये बच्चों अनओमीय युक्ति का आपका दूसरा उदाहरण है PN संधि डायोड या अर्धचालक डायोड। आप सोच रहे हो सब ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा चैप्टर आएगा, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको परिचय करा देता हूँ कि कल हमने बताया था प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और मैंने कहा था अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 प्रमुख अर्धचालक हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने नैसर्गिक स्वाभाविक रूप में होते हैं तो शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। यदि इनमें अशुद्धि मिला दें, पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दें तो N प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए तो आपका P प्रकार का अर्धचालक मिल जाता है, बन जाता है। और P और N प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, PN संधि डायोड। तो वो जो डिवाइस है, वो जो युक्ति है, उसे क्या बोलते हैं, PN संधि डायोड। और ये PN संधि डायोड है, ये चालक की भांति व्यवहार करता है और कुचालक की भांति भी। डिवाइस एक ही है और काम दोनों करती है, चालक भी और कुचालक भी। आपका ये PN संधि डायोड है, यदि इसके P रीजन को बैटरी के प्लस से जोड़ें और N रीजन को बैटरी के माइनस से जोड़ें तो ये चालक की भांति व्यवहार करेगा। इसलिए और इस अवस्था में इसकी जो बैटरी जोड़ने को क्या बोलते हैं, अग्रबायस। और इस अवस्था में जो वोल्टेज होगी उसे कहेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, करंट को बोलेंगे IF वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। और ग्राफ इस तरह का आएगा। और यदि उल्टा जोड़ दें, N प्रभाव को पॉजिटिव से और P प्रभाव को नेगेटिव से, तो इसे रिवर्स बायस बोलते हैं, पश्च बायस। और उसमें आपका ग्राफ इस तरह आता है। तो यहाँ पर V और I का ग्राफ केवल अरेखीय नहीं है, अरेखीय होने के अलावा ये विभवांतर और धारा के चिन्हों पर भी निर्भर करता है। तो ऐसी डिवाइसेज जिनमें विभवांतर और धारा के ग्राफ अरेखीय तो है ही, साथ में आपके विभवांतर के चिन्ह पर भी निर्भर कर रहे हैं, वो भी आपके क्या हो गए, अनओमीय
डिवाइसेज या अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। तो आपका अर्धचालक डायोड कैसी डिवाइस है? अनओमीय है। तो आप लिखोगे अर्धचालक डायोड में विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है। अतः यह एक अनओमीय युक्ति है और ये इस तरह का इसका ग्राफ आता है। ये प्लस हो तो ऐसा ग्राफ और माइनस हो तो ऐसा ग्राफ। तो आपका पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड कैसी डिवाइस है? अनओमीय या अरेखीय डिवाइस है। ठीक, तो कुछ अनओमीय प्रतिरोध ऐसे होते हैं जिनमें विभवांतर धारा का ग्राफ अरेखीय तो है ही, लेकिन साथ में विभवांतर के चिन्ह पर भी निर्भर करता है, जैसे अर्धचालक डायोड और संधि ट्रांजिस्टर आदि। नेक्स्ट एग्जांपल है, अधिक धारा के लिए टॉर्च के बल्ब का प्रतिरोध अनओमीय होता है। टॉर्च से सब भली परिचित है। तो आपके धारा का मान यदि क्या हो? अधिक हो, तो धारा का अधिक मान होने पर फिलामेंट गर्म होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और विभवांतर की तुलना में धारा कम बढ़ेगी और आपका ग्राफ इस तरह आता है। तो अधिक धारा के लिए टॉर्च के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? अनओमीय, क्योंकि इनमें V और I का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। इन उदाहरणों के अलावा आपका थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, निर्वात नलिकाएं, आपके विद्युत अपघट आदि भी क्या होते हैं? अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें या तो ज्यादातर 90% आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि दो अनओमीय प्रतिरोधों के नाम लिखो या दो अनओमीय युक्तियों का नाम लिखो। ठीक, तो आप उदाहरण क्या क्या दे सकते हो? आपका पीएन संधि डायोड, उच्च विभवांतर पर धात्विक चालक, अधिक धारा प्रवाह पर टॉर्च के बल्ब का प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, विद्युत अपघटीय विलयन आदि सबके सब क्या है? अनओमीय प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ पर जो अनओमीय प्रतिरोध है उसमें आपका ग्राफ का ढाल है भी, आपका V और I का जो ग्राफ है उसका ढाल किसको बताता है? प्रतिरोध को। और यहाँ पर ग्राफ का ढाल निश्चित नहीं है, ग्राफ का ढाल क्या है? बदल रहा है। और जब ग्राफ का ढाल बदल रहा है तो प्रतिरोध बदल रहा है। अतः आपके अनओमीय युक्तियों में प्रतिरोध विभवांतर के साथ बदल जाता है, नियत नहीं रहता, तो प्रतिरोध के मान अलग अलग आएंगे और ऐसे प्रतिरोध को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस या गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक, यदि V और I में ग्राफ एक सरल रेखा नहीं हो, V और I में ग्राफ एक सरल रेखा नहीं हो, उस स्थिति में विभवांतर में अल्प परिवर्तन और धारा में अल्प परिवर्तन का अनुपात उस डिवाइस का गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। अतः हम नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ रहे हैं गत्यात्मक प्रतिरोध या डायनेमिक रेजिस्टेंस। वो क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गत्यात्मक प्रतिरोध या डायनेमिक रेजिस्टेंस। जो आपका प्रतिरोध बदलता नहीं है, जैसे धात्विक चालक में ओम के नियम में पढ़ा था R बराबर V बटा I, उसको बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस या स्थैतिक प्रतिरोध। जो V और I का अनुपात नियत रहता है किसमें? ओम के नियम में, तो उस प्रतिरोध को बोलते हैं स्थैतिक प्रतिरोध या नियत प्रतिरोध। ठीक, और वो आपके ओम के नियम का पालन करने वाले युक्तियों के लिए परिभाषित है। लेकिन ऐसी युक्तियां या ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उनका प्रतिरोध कैसे निकालें? क्योंकि उनमें आपका V और I का ग्राफिक सरल रेखा नहीं आता। तो पहले सबसे पहली बात तो गत्यात्मक प्रतिरोध होता क्या है? तो विभवांतर में अल्प परिवर्तन करने पर यदि किसी अनओमीय प्रतिरोध के लिए विभवांतर में अल्प परिवर्तन डेल्टा V के लिए धारा में अल्प परिवर्तन डेल्टा I हो, तब डेल्टा V बटा डेल्टा I के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या आपका गत्यात्मक प्रतिरोध
डेल्टा V बटा डेल्टा I। व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V है विभवांतर में अल्प परिवर्तन और डेल्टा I धारा में अल्प परिवर्तन। तो किसी अनओमीय युक्ति या अनओमीय प्रतिरोध के लिए विभवांतर में अल्प परिवर्तन और संगत धारा में अल्प परिवर्तन के अनुपात को उस डिवाइस का या उस प्रतिरोध का के मान को क्या बोलेंगे? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब कैसे निकालते हैं? देखिए हम उस सिद्धांत पर आते हैं। प्रतिरोध होता क्या है? रेखा का ढाल। अब चूंकि आपकी रेखा समरेखा नहीं है, अब माने इसके किसी बिंदु P पर आपको इस बिंदु पर गत्यात्मक प्रतिरोध निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस पर एक स्पर्श रेखा खींचें। क्या खींच ले? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की जो भी खींची है, जो भी बिंदु खींचे आपने, वहां से आप x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालिए। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा I। माना यह धारा का मान I1, यहाँ I2, तो ये क्या हो गया? डेल्टा I। इसी तरह से विभवांतर अक्ष में आप लंब डालें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा V। माना ये V2 और ये V1। तो ये यदि ये कोण थीटा है, तो आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा V बटा डेल्टा I बराबर क्या हो गया? आपका RD में डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो यदि हमें किसी अरेखीय युक्ति या अनओमीय युक्ति का गत्यात्मक प्रतिरोध निकालना है, तो उसके VI ग्राफ है, उसके जिस बिंदु पर हमको डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान निकालना है, वहां पर क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेंगे, वो किसके बराबर होगा? गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर। और इसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आएगा। ये जब हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो अर्धचालक डायोड पढ़ेंगे, उसके दो तरह के प्रतिरोध होंगे, स्थैतिक प्रतिरोध और गतिक प्रतिरोध या गत्यात्मक प्रतिरोध। तो वहां पर आएंगे। इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं होगा, हम आगे एक चैप्टर आएगा उसमें इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और दो रेजिस्टेंस होंगे, एक स्थैतिक प्रतिरोध और एक गतिक प्रतिरोध, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये तो क्या हुई आपकी अनओमीय प्रतिरोध। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध या युक्तियां पढ़ी, उनकी परिभाषा पढ़ी, उनके उदाहरण पढ़े। ठीक, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक तार आबद्ध प्रतिरोधक या वायर बाउंड रेजिस्टर। तो आपके तो प्रतिरोधक क्या है? बच्चे कहेंगे प्रतिरोध प्रतिरोधक। देखिए माना हमारे पास ये कोई एक तार है, इसका प्रतिरोध कितना है? R। तो R क्या है? इसका प्रतिरोध। और ये तार क्या कहलाएगा? इस तार को बोलेंगे प्रतिरोधक। ये जो डिवाइस है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। और उसका जो वैल्यू है, जो धारा में प्रतिरोध, तो वह गुण है जो धारा का विरोध कर रहा है। और ये तार है, तार को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक तार। ठीक, तो हमारे पास ऐसे जो तार उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक। तार हो या कोई भी डिवाइस हो जो प्रतिरोध के रूप में काम ली जा रही है, उन्हें बोलते हैं हम रेजिस्टर या प्रतिरोधक। तो आपके जो प्रतिरोधक हैं या रेजिस्टर हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर फर्स्ट है तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोधक। और सेकंड होते हैं आपके कार्बन प्रतिरोधक। ठीक, और जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आपके कार्बन रेजिस्टर और वायर बाउंड रेजिस्टर। तो आपके प्रतिरोधक, समझ गए? प्रतिरोधक जो प्रतिरोध को प्रतिरोध के रूप में जिनका उपयोग होता है, वो क्या कहलाएंगे? प्रतिरोधक। तो आपके प्रतिरोधक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, तार आबद्ध प्रतिरोधक और कार्बन प्रतिरोधक। अब तार आबद्ध प्रतिरोधक, आबद्ध मानी होता है स्प्रिंग के रूप में लपेटना, ऐसे लपेटना, ये होता है बाउंड। बाउंड मानी फेरे लपेटना। जैसे आपने देखा होगा हीटर की स्प्रिंग इस तरह होती है, तो तार आबद्ध है। इसी तरह से आपके चीनी मिट्टी का कोई बेलन हो या कुचल बेलन हो, उस पर तार के प्रतिरोधक तार के फेरे लपेट दें, उसे क्या बोलेंगे? तार आबद्ध प्रतिरोधक। तो आपकी हीटर की स्प्रिंग क्या है? तार आबद्ध प्रतिरोधक है। उसके अलावा धारा नियंत्रक, कौन सा? धारा नियंत्रक है।
उसमें भी हम तार आबद्ध प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं। अब ये तार बनता किसका है? आपके कल हमने बताया था कि मिश्र धातुओं कौन कौन सी? मैग्नीन, याद करना इनको, मैग्नीन नंबर 5, सेकंड निक्रोम या नाइक्रोम, निक्रोम, और थर्ड कांस्टेंटन, कांस्टेंटन। ये तीन जो मिश्र धातु हैं आपकी कौन कौन से? मैग्नीन, निक्रोम और कांस्टेंटन। ये जो मिश्र धातु हैं इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसलिए इन मिश्र धातुओं का उपयोग तार आबद्ध प्रतिरोधक बनाने में करते हैं। और हमने पढ़ा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ाओगे तार प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सीधा तार रखें तो बहुत जगह घेरेगा, अतः हम प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए तार को इस स्प्रिंग के रूप में ऐसे लेते हैं। आप इसको खींचोगे तो कितना लंबा तार हो जाएगा, इसलिए तार आबद्ध प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए उसको किसके रूप में ले लिया? हेलिकल के रूप में, स्प्रिंग के रूप में लेते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, कितना बड़ा करे तार भी, कितना लपेटे। हमें कहेंगे हमें तो और प्रतिरोध चाहिए, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो उस स्थिति में ये ज्यादा उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इसका प्रतिरोध को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि बहुत अधिक लंबा तार भी नहीं ले सकते। अतः अधिक प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है तो हम किसके बात करते हैं? कार्बन प्रतिरोधक की। ठीक, अब कार्बन प्रतिरोधक में से ज्यादातर 95% तक पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछने की। तो कार्बन प्रतिरोधक क्या होते हैं, इनके मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, इनका कलर कोड क्या है, तो ये हमारे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें पढ़ाएंगे, कार्बन रेजिस्टर या कार्बन प्रतिरोधक। अब आज से बच्चों मैं वीडियो के साथ एक नई चीज और ऐड कर रहा हूं कि वीडियो समाप्त होने के बाद मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो को देखने के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद उन क्वेश्चनों के आंसर आपसे आने चाहिए। तो देखिए आज के कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं आज और कल के वीडियो में से, तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप अवश्य लिखें। देखें नहीं, पहले वीडियो को समझ लें, उसके बाद आपको आंसर सीधा लिखना है आज और कल। इसलिए मैं सरल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आसान से, थोड़ा टॉपिक्स और आएंगे जो बाद में पढ़ेंगे। तो आज के प्रश्न क्या है आपके? आज के प्रश्न, ये आज के प्रश्न है जो आपको इसके आंसर लिखने हैं। नंबर फर्स्ट, 2 रेखीय युक्तियों के नाम लिखिए। युक्तियों के नाम लिखिए। कितना आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, चालकों की प्रतिरोधकता, चालकों की प्रतिरोधकता की परास लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किस धातु की चालकता अधिकतम होती है? नंबर 4, यदि किसी धातु के L लंबाई के तार की प्रतिरोधकता, L लंबाई के तार की प्रतिरोधकता X ओम इंटू मीटर है। लंबाई 2L करने पर प्रतिरोधकता क्या होगी?
तो अब ज़्यादा नहीं दे रहा, तो इन आपके 4 प्रश्नों के आंसर आपको फटाफट आंसर लिखने बिना देखे हुए, पहले आप आंसर लिखोगे, बाद में फिर आंसर मिलाओगे नोट से या वीडियो में। ठीक, तो आज से हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आज पहली बार है। नेक्स्ट वीडियो से इस चीज़ को हम करेंगे ताकि ये पता चले आपको अपने आप को कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा और क्या याद हुआ। थैंक यू बच्चों।